बीजेपी नेता के बेटे का कांड। दहशत की रात की कहानी। मुझे इतना डर जिंदगी में कभी नहीं लगा। पीड़ित लड़की की जुबानी। एंड तक उनकी सिर्फ एक ही कोशिश थी कि वो किसी तरह मेरी गाड़ी रुकवा दें। क्या बिगड़ैल बेटे को बचाने के लिए हुई नाइंसाफी? एक बेटी का दर्द। चंडीगढ़ में सीनियर आईएएस ऑफिसर की बेटी के साथ बीजेपी के बड़े नेता के बेटे के कांड ने एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी नेता की रसूख की वजह से केस को कमजोर कर दिया। तो क्या एक बिगड़ैल बेटे को बचाने के लिए मासूम पीड़िता के साथ नाइंसाफी हुई? सनसनी में करेंगे आज इसकी तहकीकात, लेकिन उससे पहले दहशत की रात की कहानी सुनिए खुद पीड़िता की जुबानी। वर्णिका कुंडू। चंडीगढ़ के सीनियर आईएएस ऑफिसर वीरेंद्र कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू। वही वर्णिका कुंडू जिसने शनिवार की रात घर लौटते वक्त खौफ को बेहद करीब से देखा है। आरोप है कि शुक्रवार की रात जब वर्णिका घर लौट रही थी, तभी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला ने नशे में धुत होकर उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। वर्णिका के मुताबिक आरोपी अपने एक साथी के साथ उसे अगवा करना चाहता था। उनके इरादे बेहद खौफनाक थे और अगर सही वक्त पर पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंचती तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। वर्णिका की इस खौफनाक आपबीती के खुलासे के बाद पूरे हरियाणा में फैली है सनसनी। आरोप है कि बीजेपी नेता के बिगड़ैल बेटे को बचाने के लिए पुलिस ने केस को कमजोर कर दिया और इसलिए उसे थाने से ही जमानत मिल गई। तो क्या यह आरोप सच है? लेकिन उससे पहले सुनिए दहशत की उस रात की कहानी पीड़ित वर्णिका की जुबानी। चंडीगढ़ को महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह माना जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में चंडीगढ़ में भी वो कुछ होने वाला था जिससे महिलाएं खौफ खाने लगती। लेकिन उसी रात के अंधेरे में एक महिला की बहादुरी से बाकी लड़कियों को भी प्रेरणा मिली है। मेरे साथ वो पीड़िता मौजूद है जिन्होंने लड़कों की शिकायत की, जिन्होंने उनकी गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की। इस वक्त रात के 1 लगभग बज रहा है। उसी का वो वक्त है जब उन्होंने अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रही थी। वो क्या पूरा इंसिडेंट था वो मेरे साथ इस वक्त खुद सफर कर रही हैं और हम दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ उस दिन हुआ था और क्या कुछ होने से रह गया और किस तरह से उन्होंने बहादुरी दिखाई। चार अगस्त की रात को क्या कुछ हुआ था, किस तरह से एक गाड़ी चलाती हुई महिला को बाकी लोगों ने, जो लड़के थे, उन्होंने फॉलो किया और किस तरह से फॉलो किया, वो सब आपको जानकारी खुद यहाँ पर जो हमारे साथ महिला मौजूद हैं, पीड़िता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था सेक्टर 7 चंडीगढ़ में जब आप अपनी गाड़ी से जा रही थी, अपने घर जा रही थी, और कहाँ से जो ये कहानी है इसकी शुरुआत हुई? यहीं के आसपास कहीं मैं ड्राइव कर रही थी और मुझे अपने रेयरव्यू मिरर में देखा कि पीछे से गाड़ी आ रही है काफी तेज। तो मैं चलते चलते थोड़ा साइड में हो गई ताकि वो गाड़ी चली जाए। तो आगे यहाँ लाइट्स हैं, लाइट से मैंने राइट टर्न लेना था, मैंने राइट टर्न लिया। उस टाइम पे गाड़ी मेरे साथ आ चुकी थी, तो गाड़ी मेरे साथ राइट मुड़ी। जैसे ही आपने देखा कि वो जो गाड़ी है वो आपने उसको आगे जाने के लिए आपने उसको पैसेज दिया या फिर आपने क्या किया? हाँ, मैं साइड में इसलिए हो गई थी क्योंकि वो काफी तेज आ रहा था। तो मैं चाहती नहीं थी कि लग जाए या जो भी, तो मैंने रास्ता दे दिया कि वो आराम से चले जाए। और फिर उसके बाद इन लाइट्स पे जब मैं पहुंची तो मैं रुकी देखने के लिए कि गाड़ी तो नहीं आ रही कहीं से। उस टाइम पे वो मेरे साथ आ गए। फिर मैं यहाँ से जब इन लाइट से जब मैं राइट मुड़ी तो उन्होंने अपनी गाड़ी मेरे बिल्कुल साथ राइट को मोड़ी। उन्होंने अपनी गाड़ी मेरे राइट साइड पे रखी हुई थी। तो यहाँ पर से जैसे हम देख रहे हैं कि खुद यहाँ पर लाइट्स हैं, जगह जगह लाइट्स हैं, तो आपको कब रियलाइज हुआ कि ये आपकी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं लाइट से जहाँ से हम गुजर रहे हैं? यहाँ पे उन्होंने गाड़ी जब रोकी तभी मुझे लगा कि शायद लाइट से इसलिए रुके। फिर वो राइट मुड़े, यहाँ पे पहली बार वो मेरे साथ मुड़े और पहली बार उन्होंने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी की तरफ की। मतलब इतनी जोर से की कि मुझे अपनी गाड़ी भी लेफ्ट को ऐसे हिलानी पड़ी एकदम से। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि ये कुछ गलत। सेक्टर 7 की लोकेशन है यही? हाँ, ये सेक्टर 7 है। अब हम सेक्टर 26 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है।
तो जब आपने कहा कि अब आपको भी अपनी गाड़ी मोड़नी पड़ी और इस तरह से ये जो घटना हुई, तो उसके बाद आपको लगातार फॉलो करते रहे, क्या स्पीड थी उस गाड़ी की? वो किया, उसके बाद से वो कॉन्स्टेंटली वहां से लेके तो हुडा हाउसिंग बोर्ड चौक तक वो मेरे बिल्कुल साथ साथ ही थे, और एंड तक उनकी सिर्फ एक ही कोशिश थी कि वो किसी तरह मेरी गाड़ी रुकवा दें। वो मतलब इशारे भी जो कर रहे थे ऐसे कि हाथ, वो जो ड्राइवर के साथ बैठा था कि ऐसे हाथ कर रहा था कि रुको, एक बात करनी है, रुको रुको। लेकिन क्योंकि वो ऐसे, उनका बिहेवियर ऐसा था, मतलब मैं एक्चुअली टेरराइज हो गई थी। मुझे इतना डर जिंदगी में कभी नहीं लगा है। मेरे को पैनिक अटैक आ रहा था, मतलब मेरे हाथ इतना हिल रहे थे कि ड्राइव करना भी मुश्किल था, और बैक में इतना दर्द हो रहा था। लेकिन क्योंकि मतलब जिंदगी का सवाल था, तो फिर वहां से जहां उन्होंने पहले शुरू किया, वहां से यहां तक वो मेरे साथ साथ चले, फिर ऐसे थोड़ा लेफ्ट राइट सा करते थे ताकि मैं डरूं। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं राइट चली जाऊं, तो लेकिन उन्होंने जैसे ये गाड़ी है वैसे ही, लेकिन बिल्कुल साथ गाड़ी लगा ली, और ताकि मैं राइट मुड़ ही ना सकूं। तो वो ऐसे साथ साथ चलते रहे। फिर मैंने फिर ऑफकोर्स मैं सीधा चली गई, क्योंकि उनके साथ मैं ज्यादा देर उनकी गाड़ी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा? उन्होंने राइट नहीं जाने दिया, मैं सीधा गई, तो तब भी वो मेरे, लेकिन आपको यहाँ से राइट होना था, लेकिन आप यहाँ नहीं हो पाई, आपको सीधा ही होना नहीं था। बट क्योंकि वो ऐसा कर रहे थे, तो मुझे लगा, मुझे क्योंकि ये सड़क आइसोलेटेड है थोड़ी रात को, तो मुझे लगा कि मुझे मध्य मार्ग पे चले जाना चाहिए, जहां लाइट और पीसीआर होती है और ट्रैफिक होता है, कि मैं वहां चली जाऊं तो कम से कम लोग तो होंगे। यहाँ पे फिर वो यही कर रहे थे, मतलब ऐसे ही चल रहे थे, एक्सेप्ट वो बार बार मेरे गाड़ी की तरफ अपनी गाड़ी ऐसे करते थे। सेक्टर 26 यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, सो यू नो आई कैन जस्ट शो यू वेयर। तो हाँ, यहाँ से मैं राइट मुड़ना चाहती थी ताकि मैं फिर यहाँ से मेन रोड पे निकलूं। तो मैंने राइट को गाड़ी की, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे साथ गाड़ी मोड़ी, और मोड़ते ही मैं आधी शायद टर्न में होंगी, उन्होंने ऐसे आगे अपनी डायगनली पार्क कर दी मेरे आगे। तो आप नहीं कर पाई अपनी गाड़ी? मैं टर्न कर ही नहीं सकी, क्योंकि मेरी रोड ब्लॉक कर दी उन्होंने। और फिर जो ड्राइवर के साथ लड़का था वो उतरा और मेरी गाड़ी की तरफ चलने लगा। अच्छा। तो उस टाइम मेरे को दिखा कि मौका है, वो उतरा हुआ है गाड़ी से, तो मैं रिवर्स करके भगा ली। और इस टाइम मुझे पता था कि मेरे पास ये आधा 1 मिनट है, जब वो उनको थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं पुलिस को फोन कर सकती हूँ। और इस टाइम पे मतलब मेरे हाथ लिटरली इतना कांप रहे थे कि मतलब मुझे 100 नंबर मिलाने में भी मुझे टाइम लगा, क्योंकि हाथ हिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो एनीवे मैंने 100 नंबर पे फोन किया, मैं यहाँ से फिर निकली और आगे जो लाइट्स है वहां से मैंने राइट ले लिया, वही मेन रोड के लिए। तो फिर इस टाइम पे वो नहीं थे मेरे पीछे। मैंने पुलिस को फोन किया, उन्हें शायद टाइम भी लगा होगा आने में, तो मैंने पुलिस को फोन किया। मैंने पहली बारी में जैसे ज्यादातर शिकायत होती है कि पुलिस जो है वो फोन टाइम पे नहीं उठा पाती है या नहीं उठाती है, आपका फोन कितनी घंटियों में उठाती है? नहीं 2-3 घंटियों में उन्होंने फोन उठा लिया। और जैसे उन्होंने फोन उठाया, मेरी आवाज भी ऑफकोर्स कांप रही थी, तो मेरी आवाज सुनते ही उन्हें पता लग गया था कि कुछ प्रॉब्लम है। तो एसयूवी नंबर नोट कर लिया था? हाँ। तो मैंने उन्हें बोला कि ऐसे 2 लड़के, कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे 2 लड़के ऐसे गाड़ी में तंग कर रहे हैं, ये गाड़ी है, ये नंबर है, और मैं पंचकुला की, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं पंचकुला की तरफ जा रही हूँ, अभी मध्य मार्ग की तरफ जा रही हूँ। मतलब मैं यहाँ जब मुड़ी और ये सब किया तो मैं बात कर रही थी पुलिस से कि मैं मध्य मार्ग की तरफ जा रही हूँ और फिर मैं सीधा पंचकुला की तरफ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है तो आप रुक जाओ कहीं, और हम आपके पास 2-3 मिनट में भेजते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि मैं रुक जाऊं, तो अगर मैं रुक गई तो फिर वो पता नहीं क्या करेंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ चलती जाऊंगी। तो कहते ठीक है आप चलो, और हम आपके पास हेल्प भेज देंगे। कि उन्हें पता है मैं कौन सी, कि मध्य मार्ग से सीधी सड़क है बिल्कुल पंचकुला तक, तो उन्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ। और मैंने जब से आपने कहा कि वो जो गाड़ी थी 1.5 मिनट आपको लगा, उनको लगा वो आपके लिए वो सेफ टाइम था, उसके बाद फिर वो कब आपका दोबारा फॉलो करने लगे, जब आपको दोबारा वो गाड़ी दिखने लगी हो? तो उसके बाद मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, इस तो सारे रास्ते पे मैं बात ही कर रही थी पुलिस से, और तो मेरा ध्यान इसी में था। और मेरा ध्यान एक इसमें था कि मैं पुलिस से बात कर रही थी और उन्हें बताऊं, और दूसरा इसमें था कि उनके आने से पहले मैं जितनी तेज यहाँ से निकल सकती हूँ मैं निकल जाऊं, ताकि हो सकता है मैं गायब भी हो जाऊं तो उन्हें मैं मिलूं ना। ये सेक्टर 26 की मंडी है। अच्छा, तो
तो यही मध्य मार्ग है जहाँ पर उन्होंने आपको दोबारा से देखा? मध्य मार्ग, हाँ, ये जो आगे सड़क है ये मध्य मार्ग है सारी, लाइक सीधी जो है। तो मैं यहाँ से गई और फिर उस सड़क पे कहीं पे आके उन्होंने वो फिर से आ गए मेरे साथ। जहाँ पर इस वक्त हम हैं यहाँ पर उन्होंने दोबारा इस सीधी सड़क पे, मतलब ये लाइट जब क्रॉस करेंगे उसी एरिया में मेरे पैनिक अटैक की भी पीक हुई थी। बिकॉज यहाँ तक मुझे लगा था कि फिर भी शायद मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ मुझे पुलिस पीसीआर दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पे थी नहीं। जब भी हम तो रेड लाइट है, हम रुके हुए हैं, उस वक्त जब रेड लाइट थी, जब उस वक्त भी रेड लाइट थी, उस वक्त क्या मतलब? क्योंकि रेड लाइट थी और फिर उनकी गाड़ी ऐसे ही मेरे साथ आ चुके थे और तो मेरे पास टाइम ही था। मैंने सिर्फ थोड़ी सी धीरे की ताकि मैं देखूं कि लेफ्ट राइट को जो भी ट्रैफिक तो नहीं है, और फिर मैंने निकाल ली। तो आपके लिए भी डेंजरस था? मेरे लिए भी था, लेकिन शायद वो ज्यादा डेंजरस था। और फिर इस सड़क पे जब आए, इस सड़क पे फिर से उन्होंने उस सड़क पे भी किया होगा, लेकिन मुझे क्लियरली इतना ज्यादा याद नहीं है कि वहां क्या हुआ था। लेकिन इस सड़क पे फिर अब ऐसे ही था, वो मेरी गाड़ी की थोड़ी सी आगे रखते थे ताकि वो चाहे तो ब्लॉक कर सके, और लेफ्ट को डिवाइडर था और मुझे सारे रास्ते वो ऐसे ही मेरी गाड़ी के राइट को रहे ताकि मैं राइट ना जा सकूं या मैं निकल ना जाऊं। और बार बार वो ऐसे आगे लाके अपनी गाड़ी रोकते थे। और जो साथ वाला लड़का था वो अपना दरवाजा थोड़ा सा, उसका दरवाजा थोड़ा खुला था, तो उसकी ये कोशिश थी कि अगर मैं थोड़ा सा भी रुकूं तो वो जल्दी से कूद के और आ जाए। अच्छा, इस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त अभी तो जिस वक्त आप सबसे ज्यादा परेशान थी, आपके सबसे हॉरिबल वो उस वक्त जो मूवमेंट रहा होगा, अभी तो हम रेड लाइट पे रुके हुए हैं, इस वक्त क्या वो ये यहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने मुझे आखिर में आके और मेरी गाड़ी आगे से ब्लॉक की। यहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी ऐसे आगे पार्क की और इतनी जगह नहीं थी लेफ्ट को कि मैं लेफ्ट को निकाल लूं। और फिर मैंने देखा कि वहां से फिर वही लड़का लेफ्ट जो ड्राइवर के साथ बैठा था वो उतर के इधर को आया, और इस बार वो काफी एग्रेसिवली आया। तो फिर मैंने रिवर्स की। यहाँ पे भी यहाँ ट्रैफिक था और इस टाइम पे लाइट्स पे सीसीटीवी कैमरा होता है। यहाँ ट्रैफिक था, 5-6 गाड़ियां, 2 व्हीलर्स। मुझे आगे से लाइट्स दिख रही थी कि पीसीआर आ रही है, और मुझे उम्मीद यही थी कि शायद मैंने फोन किया है, देख भी रहे हैं कि पीसीआर है भी, कि मैंने शायद फोन किया है इसीलिए वो पीसीआर आ रही होगी। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक किया। वो लड़का चल के आया मेरी गाड़ी की तरफ। सर इंटरव्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि पीसीआर जो है वो चेक भी कर रही है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है और सारी जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी को चेक कर रही है। क्या उस दिन भी ऐसा हुआ था क्या? उस दिन जब तो उन्होंने ब्लॉक किया, वो चल के उतर के आए मेरी गाड़ी की तरफ, तो मैंने राइट को ले ली। तो उसने आके पीछे शीशे पे अपना हाथ जोर जोर से मारा। हाँ, पीछे बैठे हुए, दरवाजा खोलने की कोशिश की। आपने लॉक किया था? हाँ, मैंने लॉक किया हुआ था। इतने में वो पुलिस आई और मैंने देखा कि, और मैं हॉर्न भी बजा रही थी ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो इतने में पुलिस आई और मैंने देखा कि वो भाग के वहां से आ रहे थे और वो सीधा उन्हीं की गाड़ी की तरफ जा रहे थे। चंडीगढ़ के सीनियर आईएएस ऑफिसर की बेटी वर्णिका की ये खौफनाक आप बीती किसी को भी डरा सकती है। वर्णिका के मुताबिक दिल दहला देने वाली उस वारदात के बाद जब ये घर पहुंची तो डर से कांप रही थी। बाद में अपने पिता के साथ वो थाने पहुंची और फिर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके साथी के खिलाफ छेड़छाड़ और शराब पीकर गाड़ी चलाने का केस दर्ज कर लिया। लेडी से कंप्लेन लेके हमने इमीडिएटली रात को ही अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 354D IPC और 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर FIR रजिस्टर की। जो 2 अक्यूज्ड हमने राउंड अप किए थे उनका नाम है विकास बराड़ा और आशीष कुमार, दोनों LLB के स्टूडेंट हैं। आरोप है कि शिकायतकर्ता वर्णिका कुंडू ने आरोपियों पर अपहरण की कोशिश का आरोप भी लगाया था, लेकिन पुलिस ने वर्णिका की इस शिकायत को FIR का हिस्सा नहीं बनाया, जिसकी वजह से हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला को थाने से ही जमानत मिल गई और अब इसी मामले पर विरोधी पार्टियां बीजेपी पर हमले कर रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सीधा
केंद्र सरकार के नीचे है, गृह मंत्रालय से कंट्रोल होता है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और हरियाणा की सरकार मिलकर इस पूरे मामले पर पर्दा डालने का एक राजनीतिक षड्यंत्र कर रही हैं, ये मैं जिम्मेवारी से इल्जाम लगाता हूं। विरोधी दलों का आरोप है कि पुलिस ने हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के रसूख की वजह से ही उनके बिगड़ैल बेटे विकास बराला के खिलाफ कमजोर धाराओं में केस दर्ज किया। तो क्या ये सच है? इस मामले पर जब एबीपी न्यूज ने पीड़िता वर्णिका कुंडू के पिता वीरेंद्र कुंडू से बात की तो उन्होंने क्या कहा, अब आप ये भी सुन लीजिए। एक बड़े राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं दबाव की वजह से पुलिस ने जो है वो मामूली धाराएं लगाई। आपको क्या कहना है ये जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है? देखिए, ये थोड़ा सा इस सारे इंसिडेंट का उस वजह से कुछ स्वरूप सा बदला गया है। वर्णिका कुंडू के पिता वीरेंद्र कुंडू ने कहा कि जो उस रात उनकी बेटी के साथ हुआ उसकी कहानी किसी भी पिता को डरा सकती है। इस घटना के बाद उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। सनसनी में आगे देखिए, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे के कांड के बाद हरियाणा के सीएम ने क्या कहा। चंडीगढ़ छेड़खानी केस में एबीपी न्यूज ने पीड़ित वर्णिका कुंडू के साथ मौका वारदात पर जाकर की है घटना की पड़ताल। देश की बहादुर बेटी वर्णिका कुंडू ने सवाल उठाया है कि जब उसने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में साफ तौर पर यह बात बताई है कि उसके अपहरण की कोशिश हुई थी, तो फिर उसके गुनहगार बाहर कैसे घूम रहे हैं? फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर वो राइट मुड़े, यहाँ पे पहली बार वो मेरे साथ मुड़े और पहली बार उन्होंने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी की तरफ की और इतनी जोर से की कि मुझे अपनी गाड़ी भी लेफ्ट को ऐसे हिलानी पड़ी एकदम से। तो उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है तो आप रुक जाओ कहीं और हम आपके पास 2-3 मिनट में भेजते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं रुक नहीं सकती क्योंकि वो चाहते ही हैं कि मैं रुक जाऊं। तो अगर मैं रुक गई तो फिर वो पता नहीं क्या करें। चंडीगढ़ में सीनियर आईएएस ऑफिसर वीरेंद्र कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू के साथ जो हुआ उसकी कहानी बेहद खौफनाक है। वर्णिका की यह कहानी काफी हद तक पिंक फिल्म से मिलती जुलती है। पिंक फिल्म में भी एक प्रभावशाली राजनेता का बेटा उसी तरह एक लड़की की आबरू पर बुरी नजर डालता है। वर्णिका के मामले में तो गुनाहगार को पुलिस थाने से ही जमानत देकर विदा कर देती है। बिल्कुल, मेरी कंप्लेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज क्लियर टू मी दैट दिस वाज एन अटेम्प्ट टू अबडक्ट मी। वर्णिका ने अपहरण की बात कही, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपी विकास बराला और उसके साथ कार में मौजूद लड़के के खिलाफ केवल छेड़छाड़ और पीछा करने की धारा 354 और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लगने वाली धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया है। बाद में पुलिस ने दोनों पर किसी को जबरन रोकने वाली धारा 341 भी दर्ज की, लेकिन ऐसे मामलों में पहली बार पुलिस स्टेशन से ही जमानत का प्रावधान है। कांग्रेस का आरोप है कि चंडीगढ़ पुलिस ने विकास बराला पर यह दरियादली इसलिए दिखाई क्योंकि वो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का बेटा है। कांग्रेस के इस आरोप की जमीनी हकीकत और भी दिलचस्प है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि चंडीगढ़ के जिस रास्ते में लड़की के अपहरण की कोशिश हुई है उस रास्ते में कुल 9 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन फुटेज मिली है सिर्फ 3 सीसीटीवी कैमरों में। पुलिस के जो डीएसपी हैं सतीश कुमार, उनका बयान छपा है अखबार में कि हाँ 6 सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहे। हमसे बात करते हुए सतीश कुमार ने कहा कि अभी तक सीसीटीवी फुटेज जो 3 कैमरे हैं उनकी भी उनके पास नहीं आई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये एलिगेशन लग रहा है कि अगर सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी, अगर उसमें विकास बराला वाकई जैसे लड़की कह रही है हरकत करते सामने आ गए तो किडनैपिंग का केस होगा, यानी विकास बराला की गिरफ्तारी होगी। कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल दबाव है, पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि वो पूरे मामले की संजीदगी से जांच कर रही है। पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
कई चीजें हैं जिसपे हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, अब वो कंप्लीट होने दीजिए। आप जो मैं देख रहा हूँ इस केस को एक मीडिया ट्रायल ना बनाए, इसको आप चलने दीजिए नॉर्मल कोर्स में। जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन में अपडेट होगा हम आपको रोज की रोज देते रहेंगे। मैं रोज 4 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करूंगा। जाहिर है सीसीटीवी फुटेज के मुद्दे पर भी चंडीगढ़ पुलिस सवालों के घेरे में है, लेकिन पूरे मामले में चंडीगढ़ पुलिस की तारीफ कर चुकी खट्टर सरकार अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सुभाष बराला पहले की तरह ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। शिकायतकर्ता पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है। शिकायतकर्ता के परिवार से किसी ने ये नहीं कहा कि कोई राजनीतिक दबाव इसमें डाला जा रहा है। जब शिकायतकर्ता संतुष्ट है वो इसको, और वो चाहते हैं कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा मिले, उसमें हम भी उनके साथ है, तो ये तो केवल उन लोगों के लिए समस्या हो गई है जो इसको या तो सनसनीखेज बनाए रखना चाहते हैं या अपनी राजनीतिक जमीन इस बहाने तलाशना चाहते हैं। शिकायतकर्ता को न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसके साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर हर शख्स सुभाष बराला के साथ खड़ा है। कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी वारदात के बाद कांग्रेस की तरह ही सुभाष बराला को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। हमारी पार्टी के एक आम आदमी तो है नहीं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, और जिस प्रकार का आरोप लगा है, अगर परिवार में जो बेल होती है उसके जो लगते हैं उसके फल, वो भी लगभग जैसी बेल होगी वैसा ही फल लगेगा। तो मुझे लगता है कि सुभाष बराला जी को तुरंत पार्टी की छवि बचाए रखने के लिए अपने आप से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि वारदात के बाद से ही हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला पर पद से हटने का दबाव बन रहा है। सुभाष बराला रोहतक जिले के टोहना से विधायक हैं और जनवरी 2016 में उन्हें दोबारा हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया था। उनकी गिनती हरियाणा के प्रभावशाली जाट नेताओं में की जाती है। सुभाष बराला के समर्थकों ने संगीतमय समर्थन के साथ पिछले चुनाव में सुभाष बराला को सीएम बनाने की बात कही थी, लेकिन अपने बेटे की करतूत की वजह से वो अभी किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। उनका बेटा विकास बराला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद अभी चंडीगढ़ में वकालत की प्रैक्टिस कर रहा है। पिछले चुनाव में वो अपने पिता के चुनाव प्रचार में नजर आया था, लेकिन अभी वो सक्रिय राजनीति से दूर है। वैसे सत्ता की हनक उसके सिर जरूर चढ़कर बोल रही होगी, तभी तो उसने फिल्मी अंदाज में एक लड़की के साथ ये बदसलूकी की है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर तक दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।